हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में मेरे दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। तो सीपीसी एकेडमी पर स्टैटिक की एक क्लास नंबर है आपकी 4, ठीक है, जो आज हम करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि जैसे आपका रेलवे के एग्ज़ाम आ रहे हैं, क्या आपको डिटेल क्लास, जैसे मैं स्टैटिक कराई, जैसे मैंने ज्योग्राफी कराई, जैसे मैंने पॉलिटी कराई, ऐसे ही आपको क्या साइंस की डिटेल की क्लास चाहिए? आपको कोई साइंस कोई नहीं पढ़ाता आपका डिटेल में, ठीक है। और साइंस की प्रीवियस क्वेश्चन के डिटेल में कि सबसे बढ़िया कंटेंट आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ठीक है, और शेयर कर दिया करो वीडियो को। चलो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, मैंने आपको सारी बातें बता दी है ना, उन्हीं बातों पर हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले बांध की डैम स्टार्ट पढ़ेंगे तो देखो नदी क्या होती है, तो तुम्हें पता ही होगा कि बहते हुए पानी की प्राकृतिक जलधारा को क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। कि भाई बहता हुआ पानी होगा उसकी प्राकृतिक जलधारा को क्या कहेंगे? नदी। नहर किसे कहते हैं? कैनोल। तो बहते हुए पानी की कृत्रिम धारा, कृत्रिम मतलब ऐसी धारा जो हमने सिर्फ गड्ढा खोद के हमने बनाई हो, उसे बोलते हैं नहर। नदी प्राकृतिक होती है, नहर कृत्रिम होती है। बांध क्या होता है? जो नदी और आपका नहर पर हमने कोई पानी को रोकने के लिए, वहाँ पर बिजली बनाने के लिए हमने जो बांध लगाया, रोक लगाई, उसे बोला जाता है डैम। और इन्हीं डैमों की बात हम आज करने वाले हैं। डैमों का यूज़ किस में होता है? तो बिजली बनाने में होता है, मछली पालन में होता है, सिंचाई में होता है, पर्यटन में होता है। बहरात किसे कहते हैं? तो भैया जैसे नदी बह रही है या नहर बह रही है, नदी या नहर के पानी को मोड़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? बैराज का, ठीक है। और इन सब जो आपकी हैं, तो इन सब के हम डैमों की बात हम करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला डैम आता है टिहरी बांध। देखो, जो टिहरी बांध है वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। टिहरी बांध कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और टिहरी बांध जो है ये दो नदियों पर स्थित है, भागीरथी और भेलंगना। देखो, कभी कभी वैसे तो अगर दोनों ऑप्शन आए तो दोनों लगाने हैं कि भैया टिहरी बांध जो है वो दोनों नदियों पर है, भागीरथी और भेलंगना पर। लेकिन कभी कभी भागीरथी ऑप्शन में नहीं मिलता तो आंसर क्या लगा देना है? भेलंगना। और भेलंगना ऑप्शन में नहीं मिलता तो आंसर लगा देना है भागीरथी। और दोनों मिलते हैं तो भैया आपको ध्यान रखना है कि टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भेलंगना नदी दोनों पर स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपका टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर। मतलब भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। और टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। किन किन नदियों पर है? भागीरथी और भेलंगना नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। और हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। और आपका हीराकुंड बांध विश्व का लंबा बांध है। मतलब हीराकुंड बांध भारत का तो छोड़ो, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका हीराकुंड बांध है। और 26 किलोमीटर लंबा है। तो ये आपका विश्व का सबसे लंबा बांध है, भारत का भी सबसे लंबा बांध है। इस बांध पर 2 वॉच टावर लगे हुए हैं, एक का नाम गांधी और एक का नाम नेहरू है। मतलब हीराकुंड बांध बच्चों उड़ीसा में स्थित है। कौन सी नदी पर है हीराकुंड बांध? महानदी पर है। और विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस पर 2 वॉच टावर लगे हुए हैं, एक का नाम क्या है बच्चों? नेहरू, और एक का नाम क्या है? गांधी। तो 2 वॉच टावर हैं, एक का नाम नेहरू है, एक का नाम गांधी है। नेक्स्ट आता है भाखड़ा नांगल बांध। देखो, भाखड़ा नांगल बांध जो है वो पंजाब और हिमाचल की सीमा पर स्थित है। तो ये जो भाखड़ा नांगल बांध है, एक बार फिर बता दूं, ये पंजाब और हिमाचल के बाउंड्री पर है। मतलब पंजाब भी आता है इसके अंदर, हिमाचल भी आता है। और भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। और इसे जो बनाने का काम किया था सर छोटू राम ने किया था।
या सर छोटू नाम को इस बांध का जनक कहते हैं। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा है? गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट आता है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये आपका बिजली उत्पादन करने के आधार पर या बिजली उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। मतलब सबसे ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन कौन करता है? सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है। और ये कितनी क्षमता है इसकी? तो 1450 मेगावाट की। नर्मदा नदी जो है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भैया आपका ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी का नाम कौन सा है? नर्मदा है। और इसी नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले बांध पर। अगला बांध आता है कोयना बांध। देखो कोयना बांध जो है ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? कोयना बांध है आपका कोयना नदी पर। कोयना डैम कहाँ पर है? कोयना नदी पर है। और ये कोयना बांध जो है कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जी? महाराष्ट्र में। और हमेशा ध्यान रखना कि जो कोयना रिवर है या कोयना नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और इस बांध को बनाया 1982 में बनाया था। जब ये बांध आपका बन गया तो सरकार को 5 साल बाद एहसास हुआ कि जो बांध हम बनाते हैं इनसे क्या होता है, कभी कभी भूकंप आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि 1982 में जब इस डैम को बना दिया हमने, 5 साल बाद इस डैम पर क्या आया? भूकंप आया। तब पहली बार पता चला कि बांध बनाने से भूकंप आ सकता है। अब कैसे आ सकता है मैं इस मैप के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो भूकंप कैसे आ सकता है, सबसे पहली चीज़ तो समझो। देखो नदी का पानी बह के आ रहा था, हमने यहाँ बांध बना दिया, ठीक है। तो नदी के पानी में क्या होता है? प्रेशर होता है। जब सारी नदियों का पानी इकट्ठा होता है तो प्रेशर लगता है नहीं लगता है, तो उससे क्या होती है? तरंगे फैलती हैं और भैया भूकंप आने के चांसेस होते हैं। तो पहली बार इस कोयना बांध से हमें पता चला था कि भूकंप किससे आता है? बांध बनाने से भी आ जाता है। नेक्स्ट आता है तुंगभद्रा बांध। देखो तुंगभद्रा बांध जो है ये तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा डैम किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। और यह बांध जो है आपका कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। मतलब दोनों के बॉर्डर पे आता है आपका कौन सा? तुंगभद्रा बांध, ठीक है। और दोनों इस बांध से दोनों को ही बिजली मिलती है। किसको? कर्नाटक को भी, आंध्र प्रदेश को भी। तो याद रखना कि तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। नेक्स्ट आता है अलमाटी बांध, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और अलमाटी बांध कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और अलमाटी बांध जो है इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जानते हैं। अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अलमाटी बांध कहाँ है आपका? कर्नाटक में। तुंगभद्रा बांध भी कर्नाटक में है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर और अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है नागार्जुन सागर बांध। देखो जो नागार्जुन सागर बांध है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नागार्जुन सागर डैम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो यह बांध जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ध्यान रखना नागार्जुन सागर बांध जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और नागार्जुन सागर बांध पड़ता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर।
नागार्जुन सागर डैम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर। नेक्स्ट आता है चंबल नदी। देखो चंबल नदी, इसे बीहड़ नदी के नाम से भी जानते हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले कि बीहड़ नदी कौन सी है, तो भैया चंबल नदी है। ठीक है, और चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। देखो चंबल नदी पर 2 डैम हैं, एक तो है गांधी सागर बांध, एक है राणा सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है वो एमपी में है। गांधी सागर डैम कहाँ है? एमपी में। और राणा सागर डैम कहाँ है? राजस्थान में। तो गांधी सागर बांध और राणा सागर बांध जो हैं ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में हैं। और ये आपका ध्यान रखना है, ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि चंबल नदी जो है आपकी वो यमुना में कहाँ मिलती है? तो यूपी में एक जगह पड़ती है इटावा। ठीक है, यूपी में जगह कौन सी पड़ती है? इटावा। और इटावा में जाकर आपका चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो राजस्थान में कोटा शहर है, कोटा किस नदी के किनारे है, तो झट बोल देना है कि जो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे है। देखो ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें आपको याद हो सकती हैं। ठीक है, स्पीड अगर स्लो लग रही होगी तो वीडियो को 1.5 से कर लेना या 2 पर कर लेना, वो तुम्हारी इच्छा है जिस हिसाब से तुम मेरी स्पीड रखना चाहते हो। फरक्का बैराज। देखो फरक्का बैराज एक्चुअली है क्या? देखो मुझे पता है कि 2 नदियाँ थी, एक नदी थी भागीरथी और एक नदी थी अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और दूसरी नदी का नाम है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। इन 2 नदियों का एक संगम होता है कहाँ पर? देवप्रयाग पर। देवप्रयाग पर। और देवप्रयाग में जब इन दोनों नदियों का संगम हुआ, भागीरथी का और अलकनंदा का, तो इसका नाम क्या पड़ गया जी? गंगा। इसका नाम क्या पड़ गया? गंगा पड़ गया। इसका नाम क्या पड़ गया जी? गंगा। और गंगा जो है वो आपका कहाँ कहाँ से निकली है? तो उत्तराखंड में पहले निकली, उत्तराखंड से आपका यूपी पहुँची, यूपी से बिहार गई, और बिहार से जब आपका पश्चिम बंगाल गई, वेस्ट बंगाल, तो हमने क्या करा? पश्चिम बंगाल में एक डैम बना दिया जिसका नाम था फरक्का बैराज। और वहाँ से गंगा की एक धारा निकाल दी, एक नकली नदी निकाल दी, इसका नाम था हुगली। कौन सी नदी थी? हुगली। तो हुगली नदी जब हमने निकाली और बाकी पानी आपका कहाँ चला गया? आपका बांग्लादेश चला गया। तो फरक्का बैराज कहाँ पड़ता है? आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। फरक्का बैराज कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका सारे डैम हमने कर लिए। अब हम समझेंगे भारत के आज पड़ोसी देशों के बारे में। देखो वैसे तो मैंने चीज़ें पढ़ा रखी हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ चीज़ें स्टैटिक में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, रिवीजन वीडियो है, स्टैटिक की ध्यान रखना। देखो पृथ्वी को हम जो देखते हैं, पृथ्वी को दूर से, तो देखने पर 2 ही चीज़ हमें दिखाई देती हैं। एक होता है लैंड एरिया, लैंड मतलब जो मिट्टी वाला भाग होता है, स्थल सीमा। ठीक है, स्थल वाला क्षेत्र, मिट्टी वाला क्षेत्र। एक होता है वाटर एरिया, वाटर मतलब पानी वाला क्षेत्र। ठीक है, हमने ज़मीन वाले भाग को तो कितने भागों में बांट दिया? 7 भागों में। पूरी पृथ्वी को ज़मीन वाले भागों में कितने भागों में बांट दिया? 7 भागों मतलब 7 महाद्वीप में बांट दिया, 7 कॉन्टिनेंट में बांट दिया। ठीक है, अब देखो सबसे छोटी इकाई क्या होती है दुनिया की? गांव। गांव से बनते हैं खंड, खंड से बनता है आपका जिला, जिला से बनते हैं मंडल, मंडल से राज्य, राज्य से देश, और देश से सबसे बड़ा क्या होता है? महाद्वीप। क्या होता है जी? महाद्वीप। और मैंने आप सभी को बताया कि भैया विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं जी? 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका क्षेत्रफल में अफ्रीका, तीसरे पे आता है चौथे पे आता है आपका दक्षिण अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिका, 6ठे पे यूरोप और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। मतलब सबसे लार्जेस्ट अगर कोई आपसे पूछे कि भैया सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्रम में, तो क्या बताओगे? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा कौन सा है आपका? तो वो एशिया है।
ठीक है। तो भैया अब बात आती है महासागरों की। तो तुम्हें पता ही है कि पृथ्वी पर कितने % जल है, तो आप बोलोगे 71% जल है, और ये जल जो है हमने 5 महासागरों में बांटा है। ठीक है। और सबसे बड़ा महासागर की बात करूं तो सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा भी है प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा भी आपका कौन है, प्रशांत महासागर है। ठीक है। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ठीक है। इतनी बातें याद रख लोगे। सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या और उसमें क्षेत्रफल में एशिया है, और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे अपने प्यारे से भारत की। ठीक है। रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ। ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको डिटेल भी कराऊंगा एक बार, है ना। अब देखो, भारत की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, भारत जो है अगर कोई आपसे पूछे किस महाद्वीप पर है, तो आप झट बोल दोगे आंख बंद करके कि भारत जो है, हमारा प्यारा भारत, वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में अपना प्यारा सा भारत है। अब कई लोग थे, कई ने अलग अलग नाम दिए भारत के। ठीक है। अब जैसे भारत का नाम जो है, ठीक है, कैसे कैसे पड़ा, किस किसने क्या नाम आपका रखा है। देखो, जो भरत शासक था, भरत शासक के नाम पर हिंदुओं के अनुसार बोलते हैं कि भरत शासक के नाम पर आपका क्या नाम पड़ा था इसका, तो इसका नाम पड़ा था आपका भारत। ठीक है। और जो जैन विद्वान है, जैन है, उन्होंने बोला कि ऋषभ देव का जो पुत्र था भरत, उसके नाम पर क्या पड़ा, भारत नाम पड़ा। ठीक है। ठीक, मतलब हिंदुओं के अनुसार भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा, और जैन जो विद्वान थे उनके अनुसार जो है कि ऋषभ देव जो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर थे, उनके नाम पर, उनके पुत्र के नाम पर, उनका पुत्र का नाम था भरत, उनके नाम पर देश का नाम आपका पड़ा है। जो ईरानी लोग थे, ईरानी लोगों का मानना था, ईरानियों ने भारत नहीं बोला, इन्होंने बोला हिंदुस्तान। ईरानियों ने क्या बोला, ईरानियों ने बोला हिंदुस्तान। ठीक है। तो ईरानियों ने इसका नाम दिया हिंदुस्तान। और जो यूनानी लोग थे, इन्होंने इसका नाम दिया इंडिया। यूनानियों ने क्या नाम दिया, इंडिया। और पुराणों में जो अपना प्यारा भारत है, इसका पुराणों में नाम मिलता है जम्बू द्वीप। क्या मिलता है जी, पुराणों में भारत का नाम जम्बू द्वीप। और आर्यों की भूमि, मतलब आर्यव्रत आपका नाम दिया जाता है भारत का। ठीक है। मतलब क्या बोला मैंने कि भरत शासक के नाम पर, हिंदू क्या बोलते हैं कि भरत राजा के नाम पर भारत नाम पड़ा, जैन बोलते हैं कि ऋषभ देव का पुत्र था भरत, उसके नाम पर भारत पड़ा। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान का नाम दिया, यूनानियों ने इंडिया का नाम दिया, पुराणों में इसे जम्बूद्वीप का नाम दिया गया, और आर्यों की भूमि है ना, इन्होंने आर्यवत का नाम दिया। फिलहाल औपचारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर भारत के 2 ही नाम हैं, एक तो भारत है और ये एक इंडिया है। ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें बोला गया है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अथवा इंडिया राज्यों का क्या होगा जी, संघ होगा। ये वाली बात अनुच्छेद 1 में कही गई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आपका। अब देखो, सबसे पहली चीज़ अगली जो हम बढ़ेंगे, भारत की लोकेशन क्या है। देखो, भारत जो है, अगर मैं बात करूं भारत की, प्यारे से अपने इस भारत की, तो भारत की अक्षांश विस्तार, सबसे पहली चीज़ तो यही रखनी है कि भारत की अक्षांश विस्तार कितना है। अक्षांश विस्तार जो है भारत का, वो 6 डिग्री 4 सेल्सियस से, या बोल सकते हो 6 डिग्री नहीं तो 8 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 सेल्सियस नॉर्थ तक है। भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री से 37 मान लो, या 8 से 37 मान लो, जो एग्जाम में आएगा वो लगा देना है। अगर कोई आपसे पूछे भारत का देशांतर विस्तार कितना है, ठीक है, तो भारत का देशांतर विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतर विस्तार जो है 68 डिग्री 7 सेल्सियस से 97 डिग्री 25 सेल्सियस है। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 सेल्सियस से 97 डिग्री 25 सेल्सियस है। अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 है। देशांतर विस्तार
68 डिग्री 7 सेल्सियस से 97 डिग्री 25 सेल्सियस। अगर मैं बात करूँ भारत के क्षेत्रफल की, ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। कितना है जी? 32,87,263। और भारत का रैंक की बात करूं कि भारत की कितनी रैंक है, तो भारत की क्षेत्रफल में आपकी 7वीं रैंक है, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश होता है रूस है। रूस के बाद आता है नंबर 2 पर कनाडा आता है, तीसरे पर चीन आता है, चौथा क्षेत्रफल है आपका अमेरिका का, पांचवा है ब्राज़ील का, छठा ऑस्ट्रेलिया का है और सातवां अपना प्यारा सा देश आता है भारत। ठीक है, तो क्षेत्रफल में अपना कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, मतलब सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिराकोल है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबदू है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है बच्चों? तो गोरा माता है, जो गुजरात में स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु देखो, कन्याकुमारी बोल सकते हो, कैपे मोरिन बोल सकते हो। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो इंदिरा पॉइंट होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में होंगे तो आपको लगाना है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है बच्चों? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इतनी बातें भी मैंने आपको बताई। मैंने आपको कौन कौन सी बातें बताई? तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई बच्चों कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 है। देशांतर विस्तार मैंने बताया 68 से 97 डिग्री। क्षेत्रफल बताया 32,87,263 और क्षेत्रफल में अपना कौन सा स्थान है? 7वां। फिर मैंने बताया कि पहला स्थान किसका है? रूस का, दूसरे पर कनाडा आता है, तीसरे पर चीन आता है बच्चों, चौथे पर अमेरिका और प्यारे मेरे भाइयों पांचवें पे कौन आता है? ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया आता है और सातवें पे आता है अपना प्यारा सा भारत। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तर में कौन सा लास्ट पॉइंट है? इंदिराकोल। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबदू। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गोरा माता, जो गुजरात में है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट। लेकिन इंदिरा पॉइंट आपको ऑप्शन में लगाना है। जब इंदिरा पॉइंट ना लगे तो कन्याकुमारी या कैपे मोरिन लगाना है। समझ गए बात को? चलो बच्चों आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो भारत की हम बात करेंगे सबसे पहले कि भैया किसी भी देश की 2 तरीके की सीमा होती है। एक होती है स्थल सीमा, एक होती है मेरे भाई जल सीमा। किसी भी देश की 2 तरीके की बाउंड्री होती है। एक मिट्टी वाली सीमा होती है, जैसे भारत की जो सीमा है ऊपर वाला जो हिस्सा है ये स्थल सीमा है और भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200। और जल सीमा कितनी होती है? ये वाली जो भारत का दक्षिणी भारत है ये वाला, तो ये है आपकी जल सीमा। ठीक है, और भारत की जल सीमा की बात करूं तो भाई भारत की जल सीमा है 6100 किलोमीटर की। लेकिन इंक्लूड कर दूं द्वीप, तो द्वीप मिलाकर भारत की जो वाटर बाउंड्री हो जाती है वो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर की, है ना। जलीय सीमा कितनी है? 6100 की। इंक्लूड कर दूं द्वीप तो 7516। नेक्स्ट, अब देखो भारत की जो स्थलीय सीमा है ये कितने देशों से लगती है? 7। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, भूटान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, चीन है, बांग्लादेश है और नेपाल। सबसे ज़्यादा हम जो बाउंड्री लगाते हैं वो लगाते हैं आपका किससे? तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है हमारी किससे? बांग्लादेश से। और सबसे कम किससे लगती है मेरे बच्चों? तो सबसे कम लगती है आपकी किससे? तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। सबसे ज़्यादा किससे लगाते हैं? बांग्लादेश से। और सबसे कम किससे लगाते हैं आपका? तो वो लगाते हैं हम आपका अफगानिस्तान से। अब एक एक करके हम थोड़े थोड़े देश पढ़ेंगे और आज मैं आपको ऐसे ऐसे देश के बारे में बताऊंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी एक वीडियो के अंदर। तो ठीक है, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। पहले देखो सबसे पहला आ रहा है पाकिस्तान। सिर्फ इतना बताऊंगा अभी, फिर आगे जाके और डिटेल बताऊंगा। धीरे धीरे मैं आपका लेवल खोलूँगा। पाकिस्तान से जो है हम मात्र 33-23 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। पाकिस्तान से हम कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं? मात्र 33-23 किलोमीटर की। और भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिप। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिप कहते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? रेड क्लिप।
अब देखो पाकिस्तान से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो देखो गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है, पंजाब लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है और आपका लद्दाख लगता है। मतलब गुजरात, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। मतलब मैं कह सकता हूँ 3 तो लगते हैं स्टेट, ठीक है, 3 तो क्या लगते हैं, स्टेट लगते हैं, और 2 लगती हैं आपकी केंद्र शासित प्रदेश यूटी। बात समझ गए। पाकिस्तान से हम 33-23 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं और ये रेखा रेड क्लिफ से द्वारा अलग होती है। और ये कितने राज्यों से लगती है, टोटल है 5, जिसमें से 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हम 106 किलोमीटर की बाउंड्री लगाते हैं और भारत और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो उस रेखा का नाम है डूरंट रेखा। उस रेखा का नाम है डूरंट लाइन। देखो डूरंट लाइन भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, ठीक है, और अफगानिस्तान से सिर्फ एक ही राज्य लगता है जिसका नाम क्या है, लद्दाख है, ठीक है। नेक्स्ट आता है चीन। देखो चीन से हम जो हैं वो 34-88 किलोमीटर की बाउंड्री लगाते हैं। चीन से हम कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, 34-88 की। और भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है, तो देखो भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। अगर कोई आपसे पूछे मेरे भाई कि भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है, तो वो आपकी मैकमोहन रेखा है। और मैकमोहन रेखा कब खींची थी, तो 1914 में खींची थी। मैकमोहन लाइन कब खींची, 1914 में। और भारत और चीन के बीच में कितने राज्य हैं, तो देखो एक तो है यूटी, एक यूटी लगती है और भैया 4 स्टेट लगते हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है और 4 आपका स्टेट लगते हैं। ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक यूटी कौन है, लद्दाख, और 4 राज्य हैं हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य चीन से लगते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है। नेक्स्ट आता है जी नेपाल। देखो नेपाल से हम 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल से हम कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये 1751 किलोमीटर की बाउंड्री कितने राज्यों से लगती है, तो ये 5 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। और उत्तर प्रदेश से जो है नेपाल की सबसे अधिक बाउंड्री लगती है, मैक्सिमम, और ये बाउंड्री आती है आपकी 551 किलोमीटर की। नेक्स्ट आता है अपना छोटा सा देश, अपना पड़ोसी देश, प्यारा सा देश भूटान। भूटान बहुत ही पीसफुल कंट्री है ना, कहीं झगड़े नहीं होते, कुछ नहीं, बहुत शांति वाला जीवन गुजारता है आपका भूटान। इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका स्थान हमेशा भारत से कई गुना ऊपर होता है, ठीक है। तो भूटान से हम जो है 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। और सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल जो है इनकी सीमा लगती है किससे, भूटान से। नेक्स्ट आता है म्यांमार। देखो म्यांमार से हम 1643 किलोमीटर की बाउंड्री से साझा करते हैं। म्यांमार से हम कितने किलोमीटर की बाउंड्री लगाते हैं, 1643 की। और म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर लगता है, मिजोरम लगता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। स्पीड अगर स्लो है तो भैया 2 की स्पीड से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश। और बांग्लादेश से हम कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 17,4096 की। और ये 5 राज्यों से लगती है, इसके नाम है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इतनी चीज़ें हम शेयर करते हैं बांग्लादेश से, ठीक है। एक बार मैं अगर हिंट से बता दूं तो देखो, सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि बांग्लादेश है ना, हिंट के तौर पे, तो बांग्लादेश से हम कितनी करते हैं, तो आंसर दोगे 4096 किलोमीटर की, ठीक है। उसके बाद आता है चाइना, चीन से कितनी करते हैं, तो झट बताओगे 3488 की, 3488 किलोमीटर की। नेक्स्ट, उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे बताओ पाकिस्तान से कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, तो
23 किलोमीटर की बाउंड्री। फिर उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे नेपाल से कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आप बोलोगे 1751 किलोमीटर की। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ म्यांमार से कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है, तो आप झट बताओगे 1643 की। ठीक है। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ आपका भूटान से कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है, भूटान से, तो आप झट बता दोगे 699। और लास्ट देश आता है छुटकू सा, मतलब अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से हम कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, मात्र 106 किलोमीटर की। मतलब सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, है ना। उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा, या छोड़ो, है ना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, उसमें बता दूंगा मैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे किस देश के साथ हमारा क्या विवाद है और क्यों विवाद है, और ये विवाद कब से चल रहा है और क्या आपका विवाद है। सबसे पहला आता है सरक्रीक विवाद। ठीक है, देखो सरक्रीक विवाद जो है भारत का, मैंने बताया था सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गोरा माता या सरक्रीक बोल सकते हो, है ना भाई। ये सरक्रीक क्या है, सरक्रीक जो है यह पाकिस्तान के सिंध तथा भारत के कच्छ के रण के बीच में स्थित है। मतलब पाकिस्तान के सिंध में और भारत का जो कच्छ का रण है, ठीक है, इसके बीच में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कितनी है, 96 किलोमीटर की आपकी लंबाई है। पाकिस्तान कहता है इसको कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन एक्चुअल में भारत का हिस्सा है। तो इसलिए सरक्रीक विवाद है आपका किससे, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और यहाँ पर खारे पानी को लेकर या नमक के उत्पादन के लिए बड़ा फेमस है आपकी सरक्रीक। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा विवाद है हमारा कच्छ का रण। देखो कच्छ के रण की थोड़ी सी कहानी है, थोड़ा बातें समझो। अब होता क्या है भाई, कच्छ का रण जो है गुजरात में पड़ता है। ठीक है। अब हुआ ये, पाकिस्तान ने 1947 पर एक टेररिस्ट अटैक करके क्या था, गुजरात के कच्छ के रण को आपका अपने कब्जे में ले लिया था। आपने भुज मूवी देखी होगी देवबन की, उसमें एक पुल उड़ा देते हैं जो इसके यातायात का था, और इन्होंने रेगिस्तान जो कच्छ का रण था उसे अपने अंडर में ले लिया। तो भैया इसमें किसकी दखलंदाजी हुई, इंटरनेशनल कोर्ट की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या करा, जो हमारा हिस्सा था कच्छ का रण, उसका 10% भाग किसको दे दिया, पाकिस्तान को। ठीक है। इस केस को सुलझाया किसने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, इंटरनेशनल कोर्ट ने। और भैया 10% हिस्सा किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। और ये हिस्सा था किसका, आपका भारत का हिस्सा था। नेक्स्ट आता है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। अब देखो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है। देखो हम सबको पता है कि पाकिस्तान हमसे कब आज़ाद हुआ, 1947 में। ठीक है, 1947 में भारत से पाकिस्तान, मतलब 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने, तब उस समय कश्मीर जो था, कश्मीर ने मांग करी थी कि हमें ना तो पाकिस्तान में जाना है ना ही भारत में जाना है। ठीक है, क्योंकि उस समय कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। राजा हिंदू था, लेकिन कश्मीर की जो जनसंख्या थी वो क्या थी, आपकी मुस्लिम थी। ठीक है, क्या थी, मुस्लिम थी। और जो ये हरि सिंह था, ये किस वंश से संबंधित था, तो ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। तो जो हरि सिंह था उस समय, वो डोगरा वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था, डोगरा वंश से संबंधित था। अब देखो होता क्या है, जैसे उन्होंने मांग करी कि ना हमें भारत में जाना पाकिस्तान में, तभी कश्मीर पर आपका पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया 1947 में। जब ये बात हरि सिंह को पता चली, तो हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल होने का निर्णय ले लिया था। और ये तभी का हिस्सा कब्जा हुआ है जिसे हम बोलते हैं POK, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर।
ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये वाला जिसने पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, ये वाला, ठीक है, इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को बोलते हैं LOC। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोला जाता है बच्चों? लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ध्यान रखना, LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में है और LAC किसके बीच में है? आपका भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, LOC भारत और पाकिस्तान, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये है आपका बीच में विवाद है किसके? भारत और आपका चीन के बीच में, LAC को लेकर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है सियाचिन ग्लेशियर। देखो सियाचिन ग्लेशियर जो है, इसकी लंबाई है 72 किलोमीटर की। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है आपका यहाँ पर। दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर जो युद्ध स्थल है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है जी? सियाचिन ग्लेशियर है। और इसकी चौड़ाई जो है 2 से 3 किलोमीटर है और ऊंचाई खुद सोच लो कितना ऊंचे है ये, 5700 मीटर ऊंचे पर है। ठीक है, यहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ी होती है, इसलिए इसे श्वेत धरती कहते हैं। और दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल कौन सा है? आपका सियाचिन है। ठीक है, और सियाचिन से ध्यान रखना, सियाचिन ग्लेशियर से बर्फ़ पड़ी हुई है, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नुब्रा। कौन सी नदी निकलती है? तो नुब्रा नदी आपकी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से मेरे बच्चों कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो नुब्रा नदी आपकी निकलती है। ठीक है, नुब्रा नदी जो है ये आगे जाके इसे श्योक नदी बोलते हैं पाकिस्तान में, और ये किस में जाके मिल जाती है? तो सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भी आपका एक विवाद है। ठीक है, और दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल कौन सा है? आपका सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट आता है जी आपका एक विवाद आता है सिंधु नदी विवाद। अब सिंधु नदी क्या विवाद है? तो देखो सिंधु की जो है आपका 5 सहायक नदियां हैं। सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं? 5। ठीक है, तो हुआ क्या 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बहुत ज़्यादा आपका क्या कर दिया था? बंदिश बना दी थी। तो वर्ल्ड बैंक ने इसके बीच में क्या करवाया? सोल्यूशन लेके आए और भारत और पाकिस्तान के बीच में डिक्लेरेशन हुआ सिंधु नदी समझौते का। और सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ जी? 1960 में सिंधु नदी समझौता आपका हुआ है। ठीक है, अब देखो सिंधु नदी समझौता क्या था? सिंधु नदी समझौता यह था कि सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, इनके 80% पानी पर यूज़ कौन करेगा? पाकिस्तान। लेकिन व्यास उसके बाद आपकी कौन सी बची? रावी बची, और रावी के बाद बची जी आपकी सतलज। इन नदियों का पानी इस्तेमाल कौन करेगा? इसका 80% पानी इस्तेमाल करेगा भारत। ठीक है, ये समझौता था। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि भारत जो है हमारे लिए पानी नहीं छोड़ता, उसका सारे का सारा यूज़ कर लेता है। तो सिंधु नदी विवाद किस किस के बीच में है? भारत के और आपके पाकिस्तान के बीच में है। और सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो अगला चलते हैं। अगला विवाद आता है, अगले विवाद हम बात करेंगे चीन के साथ। अब देखो चीन की बात करें तो आप सबको पता है कि चीन से मैंने देखा था अभी 34-88 किलोमीटर की बाउंड्री है। इधर चीन ही है ना ये। देखो पहली बात तो ये है कि भारत की चीन के साथ वास्तविक सीमा नहीं लगती, मतलब भारत की चीन के साथ कोई रियल सीमा नहीं लगती, क्योंकि हमारी जो सीमा लगती है वो चीन से नहीं लगती, तिब्बत से लगती है। किससे लगती है? तिब्बत से। तो चीन से हम कोई बाउंड्री शेयर नहीं करते, क्योंकि हम किससे करते हैं? तिब्बत से। अब हुआ ये था 1906 में, 1906 में ये हो गया कि भैया जो नेपाल है, ठीक है, नेपाल की हिम्मत देखो, 1906 में नेपाल ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। 1906 में नेपाल ने किस पर आक्रमण कर दिया? तिब्बत पर। और तिब्बत अपनी जान बचा के किसकी सहायता ली? चीन की। हमारे लिए लेता, लेकिन भैया उसने किसकी ली? चीन की ली। अब चीन ने उसे ऐसी सहायता दी कि उसे सहायता देने के बहाने चीन ने तिब्बत पे ही कब्जा कर लिया। ठीक है, अब कब्जा कर लिया तो 1912 में, ठीक है, तो चीन का शासक की हो गई मृत्यु।
1912 में चीन के शासक जो थे वो मृत्यु हो गई और तिब्बत जो है दोबारा स्वतंत्र हो गया। तिब्बत जो था वो दोबारा स्वतंत्र हो गया, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन हुआ ये कि 1914 में, ठीक है, 1914 में एक व्यक्ति था मेक मोहन, एक व्यक्ति था मेक मोहन, और 1914 में मेक मोहन व्यक्ति ने भारत, ठीक है, 3 देशों के बीच में एक समझौता कराया। मेक मोहन नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, इसने 3 देशों के बीच में एक समझौता कराया जिसे बोला जाता है क्या, आपका सिंधु नदी नहीं, मेक मोहन समझौता। और इसने 1914 में एक लाइन खींची जिसे बोलते हैं मेक मोहन लाइन, ठीक है। और मेक मोहन लाइन जो है भारत, चीन और तिब्बत, मतलब तिब्बत के बीच में थी। अब हुआ ये कि जब ये लाइन खींची तो आधे तिब्बत को किसे दे दिया गया, तो आधे तिब्बत को दे दिया गया चीन को, कि भाई ठीक है, चीन को दे दिया गया। फिर होता यह है 1959 में, 1959 में चीन ने फिर से तिब्बत पर आक्रमण करा और पूरा आपका मिला लिया, किसको, आपका भारत में मिला लिया, ठीक है। अब इसी कारण भारत की सीमा किससे लगने लगी, चीन से लगती थी, तिब्बत से। तिब्बत पे पूरा कब्जा कर लिया 1959 में, किसने, आपका किसने कर लिया था, तो भैया ये कर लिया था आपका किसने, आपका चीन ने कर लिया था, ठीक है। इतनी बातें हमें याद रखनी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी फ़िलहाल। अब लेकिन चीन ने मेक मोहन रेखा को नहीं मानता, चीन जो है वो मेक मोहन रेखा को नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर तिब्बत ने करे थे, ना कि हमने। मतलब वो कहता है कि भाई इस पर जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो भैया तिब्बत ने करे हैं, हमने नहीं करे हैं। अब चीन द्वारा बताई गई रेखा को, चीन ने अपनी एक रेखा बताई जिसमें वो बताता है कि सिक्किम भी हमारा हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, ठीक है। मतलब वो सिक्किम को भी अपना मानता है अगला आदमी, और अरुणाचल प्रदेश में को भी अपना मानता है, इसकी ये मानना है, इसलिए हमारा चीन से हमेशा विवाद होता है, ठीक है। अब देखो एक बार हमारी चीन से फाइट हुए, सच बात है, और ये फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी 1962 में, और चीन ने ऐसा, हम जो इस समय हम क्या थे, आज़ाद वगैरह हुए थे, हमारे पास कुछ था नहीं, ये पहले ही आज़ाद हो रखे थे, तो चीन ने क्या करा था, हम हार गए थे उस फाइट को, और इसने भैया लद्दाख के कुछ हिस्से को अपना अधिकार ले लिया था, जिसे बोला जाता है अक्साई चीन। क्या बोला जाता है, अक्साई चीन। और उसकी एक रेखा है जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC, और LAC किसके बीच में है, आपका भारत और चीन के बीच में है। क्या आपको इतनी बात समझ में तो आई गई होगी, ठीक है। चलो अगले विवाद पे चलते हैं, डोकलाम विवाद पर। अब देखो डोकलाम विवाद क्या है, देखो डोकलाम जो है ये एक पठार है, डोकलाम क्या है जी, आपका एक पठार है, और ये पड़ता कहाँ है, भारत, भूटान और चीन के त्रिबिंदु पर स्थित है, जिसे बोलते हैं चुंबी घाटी। क्या बोला जाता है, चुंबी घाटी। वर्तमान में जो ये पठार है ये भूटान के पास है, ठीक है, और भारत व चीन के बीच में विवाद है। जो डोकलाम विवाद है जिसमें हमेशा लड़ाई होती है, ये 3 देशों में है, भारत, भूटान और चीन। चीन इसको अपना मानता है, ठीक है, और इस पर कब्जा किसका है इस समय, भूटान का है। नेक्स्ट आता है नाथुला दर्रा। देखो नाथुसिक करके भी याद रख सकते हो कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में। अब देखो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है, और भारत और चीन के बीच में क्या है, विवाद है नाथुला दर्रा, क्योंकि 1962 की जब लड़ाई हुई तो भैया हमने इस दर्रे को बंद कर दिया, ठीक है, और 2006 में हमने इस दर्रे को फिर से खोला है। किसको, हमने आपका इस नाथुले दर्रे को हमने फिर से खोल दिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो आपका 1962 का वाला विवाद है, कौन सा, जो आपका नाथुला दर्रा विवाद है, इसे 2006 में खोला। सबसे ज़्यादा क्या व्यापार होता है जी इसमें, तो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है इसमें रेशम का, तो रेशम का भी व्यापार होता है इसी दर्रे से सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, और अगला तो सिक्किम को भी अपना देश मानता है। अब देखो म्यांमार के साथ आपका विवाद क्या है, पहले तो समझो म्यांमार क्या है। देखो म्यांमार जो था, इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब यह जो था भारत का हिस्सा हुआ करता था, मतलब भारत में का हिस्सा था, भारत का पार्ट था, भारत का अंश था। कौन, म्यांमार। म्यांमार का मेरे बच्चों पुराना नाम क्या है, बर्मा।
मतलब म्यांमार को किस नाम से जानते हैं? बर्मा के नाम से। अब होता यह है कि 1935 का एक अधिनियम आया। 1935 के अधिनियम में अंग्रेजों ने क्या कर दिया? भारत को अलग करने का प्लान कर लिया, म्यांमार को अलग कर दिया। और म्यांमार हमसे अलग हुआ कब? तो भैया 1937 में। मतलब 35 में कागजों पर अलग हुआ अधिनियम में, और 37 में हमसे प्रॉपर तरीके से अलग हो गया था आपका कौन? म्यांमार। अब देखो भारत म्यांमार के बीच में कई चीज़ें हैं, जैसे कौन कौन सी पहाड़ी हैं? नंबर 1 देखो, पटकाई बुम पहाड़ी। पटकाई बुम पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं, लेकिन म्यांमार से भी आपकी लगी हुई हैं। ठीक है, पटकाई बुम पहाड़ी भले ही अरुणाचल प्रदेश में हो, बट लगती किससे हैं? म्यांमार से। नेक्स्ट नागा पहाड़ी, आपको मैंने लिखा है कि नागा पहाड़ी कहाँ है, तो ध्यान रखना कि जो नागा पहाड़ी है वो आपकी नागालैंड में है, लेकिन लगती किससे है? तो लगती किससे है भैया? तो ये लगती है आपकी म्यांमार से। मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, लेकिन किससे लगती है? म्यांमार से। मिजोरम पहाड़ी या मिजो पहाड़ी जो है मिजोरम में है, लेकिन लगती किससे है? आपका किससे लगती है? म्यांमार से। नेक्स्ट एक दर्रा आता है दीफू दर्रा। जैसे मैं आपको कई बार ट्रिक बता दी कि दीफू मतलब दफ़ा, और दफ़ा मिस अरुण। दफ़ा अरुण कहाँ पर है? दफ़ा दफ़ा अरुण, दफ़ा अरुण, दफ़ा अरुण करोगे 2-3 बार तो पता चल जाएगा कि दफ़ा अरुण मतलब दीफू दर्रा जो है वो कहाँ पड़ता है आपका? तो दीफू दर्रा पड़ता है आपका कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश पर। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दीफू दर्रा, जो कि भारत और म्यांमार के बीच में विवाद है। कोई खास विवाद नहीं है, बस याद रखो कि दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो म्यांमार की जीवन रेखा है इरावती नदी। म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? तो ध्यान रखना कि भैया म्यांमार की जीवन रेखा इरावती नदी को कहते हैं। किस नदी को बोलते हैं? इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट आता है जी आपका बांग्लादेश। ठीक है, क्या आता है? बांग्लादेश। अब देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद। मैंने आपसे बोला कि अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, ठीक है, तो विश्व में सबसे पहले भारत से अलग हुआ था अफगानिस्तान, फिर म्यांमार और फिर पाकिस्तान, और पाकिस्तान से निकला है आपका बांग्लादेश। ठीक है, देखो 1905 में एक बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। और लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया था? बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे, और इसका नाम रख दिया था 1905 से 1911 तक इसका नाम रखा गया पूर्वी बंगाल। क्या रखा गया? पूर्वी बंगाल, जिसे बांग्लादेश के को जानते हैं इस समय। फिर 1947 में 1971 तक, क्योंकि पाकिस्तान में चला गया था हिस्सा, तो इसका नाम रखा गया आपका पूर्वी पाकिस्तान। क्या रखा गया? ईस्ट पाकिस्तान। फिर 1971 में आपका जो बांग्लादेश है वो अलग होता है किससे? पाकिस्तान से, और जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था वो बन जाता है आपका क्या? बांग्लादेश। क्या बन जाता है? बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? पाकिस्तान से 1971 में। ठीक है, और बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ जी? 1971 में। ठीक है, और इसको आज़ाद करने में 2-3 लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है। जैसे बांग्लादेश के राष्ट्रपति या बांग्लादेश का जिनको संस्थापक कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? शेख मुजीबुर रहमान का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। लेकिन फ़िलहाल हम विवाद बढ़ रहे हैं, तो देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद। सबसे पहला तो एक विवाद आता है तिस्ता नदी। यूपी पुलिस में भी आया था कि तिस्ता नदी जो विवाद है वो किन किन देशों के बीच में है। तो तिस्ता नदी विवाद है आपका किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में। और ये विवाद कब से चल रहा है? 1983 से आपका तिस्ता नदी को लेकर विवाद है। ठीक है, तो तिस्ता नदी विवाद किन किन देशों के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट आता है न्यू मालदीव। देखो न्यू मालदीव जो है याद रखना है, या न्यू मालदीव याद रखना है। तो न्यू मालदीव जो है वो आपका कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है, और भारत और आपका बांग्लादेश के बीच में है न्यू मालदीव। ये आपका क्या है? विवादित क्षेत्र है। ठीक है, विवादित क्षेत्र जो है आपका न्यू मालदीव है। नेक्स्ट एक विवाद और आता है बांग्लादेश से 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है।
भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर है जो कि आपका क्या है, विवाद है। ठीक है, तो याद रखोगे तीस्ता नदी विवाद जो यूपी पुलिस में पूछा गया, न्यूमोल द्वीप भारत और बांग्लादेश, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट आता है सुंदरबन डेल्टा। देखो सुंदरबन डेल्टा जो है एक्चुअली ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। सुंदरबन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और जो किस किस के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और इस डेल्टा का निर्माण जो है 2 नदियां करती हैं जिसका नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखो गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा के नाम से और जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना के नाम से। और जब ये दोनों नदियों का पानी मिल जाता है तो इसे बोला जाता है मेघना के नाम से। तो सुंदरबन डेल्टा जो है ये आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये आपका विवाद होता है हमेशा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपस में 2 देशों के बीच में लग रही हो उसको छोटा मोटा छुटकू मुटकू विवाद तो होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगले हम बात करेंगे विवाद की। ठीक है, तो अगला विवाद आपको कुछ याद नहीं रखना, फिर आता है श्रीलंका। देखो श्रीलंका की अगर मैं बात करूँ तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, तो श्रीलंका को बोलते हैं सियोल। ठीक है, क्या बोला जाता है, सिलान कहा जाता है, या श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है आपका, सिलान। क्या बोला जाता है, सिलान। ठीक है, तो श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिलान। ठीक, उसके बाद श्रीलंका की आकृति कैसी है, तो अगर आपसे को पूछे श्रीलंका की आकृति कैसी है तो झट बता देना कि श्रीलंका की जो आकृति है वो एक नारियल की तरह है। क्या है, नारियल की तरह। और भारत और श्रीलंका के क्षेत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ, मैंने मैप भी बनाया था। ठीक है, ये देखो है ना, देखो अपना भारत है, उसके नीचे क्या है आपका, कौन आ गया, श्रीलंका आ गया। ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है आपका, सियोल है। ठीक है, अब देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि श्रीलंका का जो आकार है वो कैसा है आपका, तो श्रीलंका का जो आकार है वो आपका नारियल की तरह है। कैसा है जी, नारियल की तरह है। ठीक, और भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ विवाद हैं, जैसे, या विवाद भी नहीं बोल सकते, नंबर 1 जैसे भारत और बांग्लादेश की था तो विवाद था तीस्ता नदी को लेकर, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में कोई विवाद तो इतना कोई खास नहीं है। लेकिन सबसे पहले याद रखना है पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है ये आपका किसको अलग करती है, भारत और श्रीलंका को। पाक जल संधि किसको अलग करती है, भारत और श्रीलंका को। दूसरा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या पम्बन द्वीप, और इस पम्बन द्वीप को बोल सकते हो रामेश्वर द्वीप, जो रामेश्वर ने, भगवान राम ने क्या बनाया था, सेतु बनाया था, राम सेतु, आदम ब्रिज भी बोलते हैं। तो ये किस किस के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। देखो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में, पम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में, आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच में, रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में। अब देखो श्रीलंका जो है इसे मोतियों का द्वीप भी कहते हैं। श्रीलंका को किस नाम से जानते हैं, मोतियों के द्वीप के नाम से भी आपका जाना जाता है। श्रीलंका को मोतियों का द्वीप भी आपका कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अब देखो कुछ आपको राजधानी याद रखनी है और उनकी मुद्रा याद रखनी है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी का नाम है जयवर्धने। ठीक है, इसी में करा रहा हूँ क्योंकि मैं स्टडी कभी करा ही रहा हूँ। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है जी, तो श्रीलंका की राजधानी का नाम है जयवर्धने। ठीक है, और उसके बाद श्रीलंका की मुद्रा क्या है, तो देखो श्रीलंका की जो मुद्रा का नाम है उसका है रुपया। श्रीलंका की मुद्रा क्या है, रुपया। ठीक है, और श्रीलंका की राजधानी क्या है आपका जयवर्धने। नेक्स्ट आती है मंगोलिया। मंगोलिया की रुपया है, मुद्रा क्या है, तुगरिक। मंगोलिया की क्या है मुद्रा, तुगरिक। और मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर है। नेक्स्ट आता है ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे और ताइवान की मुद्रा है डॉलर। क्या है जी, डॉलर। नेक्स्ट आता है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक।
थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक है, और थाईलैंड की मुद्रा क्या है, वहत है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है, वहत। नेक्स्ट आता है वियतनाम। वियतनाम की है हनोई। वियतनाम की क्या है, हनोई है, और वियतनाम की कैपिटल का नाम है डोग। क्या नाम है जी, डोग। नेक्स्ट आता है कंबोडिया। कंबोडिया की जो राजधानी है उसका नाम है नोम पेह। नोम पेह, नोम पेह, नोम पेह, और इसकी करेंसी का नाम है रियल। ठीक है। नेक्स्ट आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, नूर सुल्तान है, और इसकी मुद्रा है टेनगे। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और इसकी मुद्रा का नाम है सोम। नेक्स्ट आता है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, और तजाकिस्तान की आपकी मुद्रा क्या है, सोमानू है। क्या है, सोमोनी। क्या है, सोमानी। ठीक है। अब इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वो भी सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहना है। नेक्स्ट आता है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, और इसकी करेंसी क्या है, सोम। नेक्स्ट आता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है असगावत। असगावत, और इसकी करेंसी का नाम है मनत। नेक्स्ट आता है तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा, और इसकी मुद्रा का नाम है लीरा। नेक्स्ट आता है यूएई। यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी, और इसकी मुद्रा का नाम है दिरहम। नेक्स्ट आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और इसकी मुद्रा का नाम है रियाल। नेक्स्ट आता है कुवैत। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, और कुवैत की मुद्रा है दिनार। ठीक है। नेक्स्ट आता है सीरिया। सीरिया की रानी है दिमशिक, और इसकी करेंसी का नाम है पाउंड। नेक्स्ट आता है लेबनान। लेबनान की राजधानी है बैरूत, और इसकी करेंसी का नाम है पाउंड। फिर आता है जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, और अम्मान की मुद्रा क्या है, आपकी दिनार है। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 18 कंट्री बताई, भले ही आपको याद ना रही, बस सुनते रहिए, बहुत ध्यान लगा के एक दो बार रिपीट करिए, याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है जॉर्डन। जॉर्डन की आती है अम्मान, और जॉर्डन की करेंसी का नाम है दिनार। नेक्स्ट आता है इजराइल। इंपॉर्टेंट है, इजराइल की राजधानी है यरूशलम। इजराइल की राजधानी का नाम यरूशलम, और इसकी मुद्रा का नाम है यू शेकेल। नेक्स्ट आता है कतर। कतर की राजधानी है दोहा, और इसकी करेंसी का नाम है रियाल। नेक्स्ट आता है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले, और इसकी करेंसी का नाम है रुपया। फिर आता है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और इसकी मुद्रा क्या है, पेसो। नेक्स्ट आता है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुरी है, और इसकी मुद्रा का नाम है डॉलर। नेक्स्ट आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है नू सुल्ताना, और इसकी मुद्रा का नाम है रुपया। नेक्स्ट आता है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और इसकी मुद्रा का नाम है मलेशिया की रिंगिट। क्या है, रिंगिट। ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या नाम है, तेहरान, और इसकी मुद्रा का नाम है टोमान। ठीक है। नेक्स्ट आता है इराक। इराक की राजधानी है बगदाद, और बगदाद मतलब इसकी करेंसी का नाम क्या है, दिनार है। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फिलहाल तो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पड़ोसी देशों के बारे में, जो हमने अभी तक इन दो चीज़ों में नहीं पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट आता है यूएई। यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी, और इसकी मुद्रा का नाम है दिरहम। नेक्स्ट आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और इसकी मुद्रा का नाम है रियाल। नेक्स्ट आता है कुवैत। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, और कुवैत की मुद्रा है दिनार। ठीक है। नेक्स्ट आता है सीरिया। सीरिया की रानी है दिमशिक, और इसकी करेंसी का नाम है पाउंड। नेक्स्ट आता है लेबनान। लेबनान की राजधानी है बैरूत, और इसकी करेंसी का नाम है पाउंड। फिर आता है जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, और अम्मान की मुद्रा क्या है, आपकी दिनार है। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 18 कंट्री बताई, भले ही आपको याद ना रही, बस सुनते रहिए, बहुत ध्यान लगा के एक दो बार रिपीट करिए, याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है जॉर्डन। जॉर्डन की आती है अम्मान, और जॉर्डन की करेंसी का नाम है दिनार। नेक्स्ट आता है इजराइल। इंपॉर्टेंट है, इजराइल की राजधानी है यरूशलम। इजराइल की राजधानी का नाम यरूशलम, और इसकी मुद्रा का नाम है यू शेकेल। नेक्स्ट आता है कतर। कतर की राजधानी है दोहा, और इसकी करेंसी का नाम है रियाल। नेक्स्ट आता है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले, और इसकी करेंसी का नाम है रुपया। फिर आता है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और इसकी मुद्रा क्या है,
पेसो। नेक्स्ट आता है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है और इसकी मुद्रा का नाम है डॉलर। नेक्स्ट आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है नू सुल्ताना और इसकी मुद्रा का नाम है रुपया। नेक्स्ट आता है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा का नाम है मलेशिया की रिंगिट। क्या है? रिंगिट। ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या नाम है? तेहरान और इसकी मुद्रा का नाम है टोमान। ठीक है। नेक्स्ट आता है इराक। इराक की राजधानी है बगदाद और बगदाद मतलब इसकी करेंसी का नाम क्या है? दिनार है। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फिलहाल तो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पड़ोसी देशों के बारे में जो हमने अभी तक इन दो चीज़ों में नहीं पढ़ा। ठीक है। देखो भाई, पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान की अगर कोई आपसे राजधानी पूछे तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। पाकिस्तान में जो करेंसी चलती है उसका नाम है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो हमसे एक दिन पहले बनाता है। कब? 14 अगस्त 1947 से बनाता है। मतलब हमारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है तो पाकिस्तान का 14 अगस्त को होता है। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, जिसे मजलिस ए शुरा के नाम से भी जानते हैं, जिसे मजलिस ए शुरा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान की जो संसदीय सीट है उसे क्या नाम है जी? उसमें कितनी सीटें हैं? 342। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है कौमी तराना। मतलब पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान हफीज़ जलधारी ने लिखा था। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना। और किसने लिखा? हफीज जलधारी। पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। ठीक है। इतनी बात। पाकिस्तान के अगर सिंबल की बात करूं तो भैया पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? चमेली है। मतलब पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल है चमेली। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी चकोर है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? मारखोर है। क्या है जी? मारखोर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है सैंडुरस देवदार। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? हॉकी है। अब देखो पाकिस्तान में कौन कौन से डांस होते हैं, मेन डांस कौन से हैं? तो पाकिस्तान की अगर डांस की बात करूं तो बजीरी है, पशूल है, ढोल है, चाप, हौज डांस है और लेपा है। पाकिस्तान की अगर नदियों की बात करूं तो सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। झेलम आती है, चिनाब आती है, रावी आती है, ये सब की सब पाकिस्तान की नदियां हैं। ठीक है। अगर पाकिस्तान के मेन माउंटेन की बात करूं, मुख्य पर्वत की, तो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है तिरचमीर। कौन सी है? तिरचमीर, जो हिंदकुश पर्वत श्रेणी की हिस्सा है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम तिरचमीर। पाकिस्तान अपनी सीमा जो है ईरान के साथ लगाता है, अफ़गानिस्तान के साथ लगाता है, भारत के साथ लगाता है। मतलब पाकिस्तान 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट हम चलेंगे बांग्लादेश पर। तो तुम्हें पता ही है कि बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। बांग्लादेश में जो करेंसी चलती है उसका नाम है टका। बांग्लादेश अपना आज़ादी दिवस कब मनाता है? 26 मार्च 1971 को मनाता है। बांग्लादेश में संसद में क्या नाम क्या है? जातीय संसद। और बांग्लादेश की संसदीय सीट कितनी है? 350 है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? हमार सोनार बंगला है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है हमार सोनार बंगला। और हमारा राष्ट्रीय गान भी आपका जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, बांग्लादेश में जो मेन डांस है वो है ढली नृत्य, कठपुतली नृत्य है, डाक नृत्य है और घाटू नृत्य है। बांग्लादेश के जो सिंबल है, नेशनल सिंबल है, तो देखो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है बटरफ्लाई लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है मिग्वी रोबिन डोयल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बंगाल टाइगर है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आम का पेड़ है। कहो ना, राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, राष्ट्रीय फूल बटर लिली है, राष्ट्रीय पक्षी यह है, राष्ट्रीय पशु ये है, राष्ट्रीय पेड़ ये है। ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश की अगर नदियों की बात करूं
तो बांग्लादेश में नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखो जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना है। गंगा को इंग्लिश बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, बराक नदी है, ठीक है, तिस्ता नदी है जो विवाद है भारत और पाकिस्तान की बांग्लादेश के बीच में, फैनी नदी है, और मेघना नदी जो है वो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बांग्लादेश कौन सी है? मेघना। और पाकिस्तान की सिंधु। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केकारा डोंग। क्या है? केकारा डोंग जो है वो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। और ये कहाँ पड़ती है? बंदरबन में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 986 मीटर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की बॉर्डर लाइन की बात करूं तो बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन है वो भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है बांग्लादेश। किस से? भारत से और म्यांमार से। नेक्स्ट बात करेंगे नेपाल की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा का नाम है, नेपाल में रुपया चलता है वो नेपाली रुपया चलता है। नेपाल का राष्ट्रीय गान है सियो थुंगा फुल्का। सियो थुंगा फुल्का जो है नेपाल के राष्ट्रीय गान का नाम है। और नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। और नेपाल में संसदीय सीट कितनी है? 275 संसद में सीट है। और नेपाल ब्रिटेन संधि कब हुई थी? 21 दिसंबर 1923 को नेपाल ब्रिटेन संधि हुई। नेपाल का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय फूल है आपका बुरुंश। नेपाल का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? पिप्पल है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बोस्टन डेगाबोल। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। क्या है जी? वॉलीबॉल है। अगर मैं बात करूं मेन डांस की भारत और नेपाल के बीच में, तो देखो नेपाल की डांस देख लेते हैं, भारत के छोड़ो। तो भैया चांडी नाच है, मयूर नाच है, लेखे नृत्य ये आपके नेपाल के हैं। सोरथी डांस, धन नाच, दोरदा नाच, घाटू नृत्य है, ये सब कहाँ के हैं? आपके म्यांमार के हैं, तो ये नेपाल के हैं। रिवर्स की बात करूं तो भैया नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम है घाघरा। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घाघरा, ठीक है। कोसी नदी जो है, महाकाली नदी जो है, कमला नदी जो है, गंडक नदी जो है, ये सब कहाँ की नदियाँ हैं? तो ये सब नदियाँ हैं नेपाल की। कहाँ की नदियाँ हैं? नेपाल की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेन माउंटेन की, तो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी तुम्हें पता ही है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वो माउंटेन है जो कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान से सिर्फ याद रखना है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी, अफगान की संसद को बोलते हैं सोरा। और अफगानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं अफगानिस्तान? 19 अगस्त को। नेशनल सिंबल क्या है? तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी। क्या है? बुजकाशी। राष्ट्रीय फल क्या है? अनार। राष्ट्रीय फल क्या है जी? अनार है, ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय गान क्या है? अफगान राष्ट्रीय गान है। क्या है जी? अफगान राष्ट्रीय गान। नेपाल का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? अफगानी पाइन है। नेपाल का अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? बर्फीला तेंदुआ अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है सुनहरा गरुड़। क्या है? सुनहरा गरुड़। और अफगानिस्तान में अगर आप डांस की बात देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट डांस आता है आपका खड़क नृत्य। कौन सा आता है? खटक नृत्य। खटक डांस जो है वो अफगानिस्तान का डांस है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। अतान है, नाश्ता, ये कुछ नहीं, खटक डांस याद रखना है। कहाँ का है? अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद। हेलमंद नदी जो है आपकी अफगानिस्तान की आपकी सबसे लंबी नदी है। और ध्यान रखना अमू दरिया और एक नदी का नाम याद रखना है सिया दरिया। ये दो नदियां आपको याद रखनी है कि अमू दरिया और सिया दरिया कहाँ की नदी हैं? अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान की अगर मैं पर्वतों की बात करूँ तो अफगानिस्तान पे हिंदुकुश पर्वत है, मीर समीर है, बसीरी घाट है, सकर घाट है। और नौशाक जो है, नौशाक कौन सी है? नौशाक अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब नौशाक अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। नौशाक कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? अफगानिस्तान की। नेक्स्ट आता है चाइना। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग।
चाइना की मुद्रा का नाम है रिंगबी या युआन है, ठीक है। चाइना अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 1 अक्टूबर 1949 को चाइना अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चाइना की संसद को बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या बोलते हैं चाइना की संसद को? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना का राष्ट्रीय पशु है विशाल पांडा। चाइना का राष्ट्रीय पशु क्या है? विशाल पांडा, जिसे चीनी ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। चाइना का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? जिकांगो। क्या है? जिकांगो। चाइना का राष्ट्रीय पक्षी है लाल मुकुट सारस। चाइना का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? लाल मुकुट सारस। चाइना की नदी का नाम है यांगशी नदी और चाइना की सबसे लंबी नदी यांगशी नदी है और ये चाइना के साथ साथ एशिया की भी सबसे लंबी नदी है यांगशी नदी। नेक्स्ट आता है दूसरी येलो नदी, जिसे चीन का शोक भी कहते हैं, ठीक है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हवांगो नदी है, इसे येलो नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद ली नदी और याद रख लेनी है, बाकी कुछ नहीं। चाइना के अगर मैं माउंटेन की बात करूं तो एक आता है माउंट ताई, एक आता है येलो पर्वत, एक आता है लुशान पर्वत। तो मोस्ट है लुशान पर्वत, जो कि कहाँ का है? चाइना का है, चीन का है। नेक्स्ट आता है भूटान की बात करूं तो भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा क्या है? नुगलट्टम है। और भूटान की संसद का नाम क्या है आपका? तो याद रखना है त्योसोंगडू है, त्योसोंगडू। और भूटान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 17 दिसंबर 1907 को। तो 17 दिसंबर 1907 को भूटान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भूटान का राष्ट्रीय पशु क्या है? ताकिन है। भूटान का राष्ट्रीय पशु ताकिन। भूटान का राष्ट्रीय फूल क्या है? हिमालय है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? रेवेन है, कौवा। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। नेक्स्ट, भूटान में डांस कौन कौन से हैं? तो देखो भूटान में एक डांस आता है मास्क खेल। नेक्स्ट आता है जाम डांस, एक आता है पाचाम। भूटान में याक जाम डांस, ठीक है। नेक्स्ट, भूटान में माउंटेन कौन कौन से हैं? गंखर पुंगसुन, कुला कंगरी। तो गंखर पुंगसुन जो है ये भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? और एक ब्लैक माउंटेन भी आता है, ठीक है। चलो अगले की बात करूं इसकी नदियों की, तो भैया याद रखना है कि मानस नदी जो है वो भूटान की सबसे लंबी नदी है। तो मानस नदी जो है भूटान की सबसे लंबी नदी है। और नेक्स्ट और लास्ट आता है जी हमारा कौन सा? श्रीलंका। देखो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है, ठीक है, जिसे जयवर्धनेपुरा कोटे भी के नाम से भी जानते हैं। श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 फरवरी को हर साल श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। श्रीलंका के अगर सिंबल की बात करूं तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। क्या है जी? वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है? जैकफ्रूट है, जिसे कटहल के नाम से जानते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सिलोन, जिसे आयरन वुड के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, राष्ट्रीय फूल जैकफ्रूट है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सिलोन है, जिसे आयरन वुड के नाम से आपका जाना जाता है, ठीक है। श्रीलंका की अगर नदियों की बात करूं तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबेली गंगा। कौन सी है? महाबेली गंगा, ठीक है। वैसे कालू गंगा भी है, ठीक है, जिन गंगा भी है। अब तुम्हें देखो महागंगा भी है, ये सारी चीज़ें हैं। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है पिद्रुत तगला। पिद्रुत तगला जो है वो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, या श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पिद्रुत तगला है, ठीक है। इतनी बातें आपको आज हम इस वीडियो में रखने वाले हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो को देखो लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। इतना बढ़िया कंटेंट है, जल्दी चीज़ें होंगी, 2-3 बार में पढ़ लोगे तो ऐसा कंटेंट तो आपको कहीं नहीं मिलेगा इतनी जल्दी बिना बकवास के, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली स्टैटिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।